नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर निरंतर बात की जाए तो हम मौर्योत्तर वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्योत्तर वंश के बारे में अगर बात की जाए तो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के मध्य जितने भी राजवंश होते हैं उन राजवंश के शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि मौर्य काल के पश्चात शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश के पश्चात अगर बात की जाए कण्व वंश की स्थापना होती है। कण्व वंश के पश्चात जो सातवाहन वंश के शासक होते हैं, तो हमने पिछली क्लास में सातवाहन वंश के शासकों के बारे में बात की, जिसके अगर बात की जाए तो सातवाहन वंश के तहत जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होते हैं, शिमुक इसका संस्थापक होता है, कृष्ण काना होता है अगला शासक। उसके अलावा श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और अन्य कई जो सातवाहन वंश के शासक होते हैं। और सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा हमने देखा कि जो तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध तक शासन किया जाता है और इन शासकों के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों के बारे में हमने जाना। जो इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक माना जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। पिछली क्लास में उसके सहशासन के सिद्धांत के बारे में भी हमने बात की कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के द्वारा जो एक साथ क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, जिसके बारे में हमने जिक्र की। और उसके पश्चात इसके उत्तराधिकारियों के बारे में जिक्र किया। इसके उत्तराधिकारी जब निर्बल होते हैं तो उनके समय जो शकों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सातवाहन वंश के राज्य के जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया जाता है, जिसके तहत हमने देखा सातवाहन वंश और शक शासकों के मध्य निरंतर संघर्ष की स्थिति भी बनी रहती है, जिसमें नहपान है, रुद्र दामन है। इनके समय बात की जाए गौतमी पुत्र सातकर्णी का इनके साथ क्या होता है, संघर्ष होता है। तो अब आज हम बात करने वाले हैं मुख्यतः शक। ये शक शासक कौन थे, कहाँ से आए थे और भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे पहले इनके द्वारा अधिकार किया जाता है, उनके बारे में आज बात करेंगे। मूलतः शकों को विदेशी जाति माना जाता है और धीरे धीरे जो भारतीय संस्कृति में ये जो इस तरीके से समा जाते हैं, आज ये भारतीय संस्कृति का जो अभिन्न हिस्सा और अंग बन चुके हैं। तो पहले शुरुआती तौर में अगर बात की जाए तो शक शासक है जो एक विदेशी जाति है, ये विदेशों से आती है और इनके द्वारा जो भारतीय भूभाग पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। और उसी दौरान जो भारत के शासक हैं सातवाहन, मुख्यतः सातवाहन वंश के शासकों के साथ इनका क्या होता है, निरंतर संघर्ष होता है। तो आज बात करने वाले हैं हम शक शासकों के बारे में। पश्चिमी क्षत्रप, क्षत्रप जो एक राजा की उपाधि भी होती है, शासक की उपाधि भी होती है, जो प्रांत का सूबेदार होता है, गवर्नर होता है, उसे भी क्षत्रप कहा जाता है। तो भारत पे सबसे पहले शकों का आक्रमण कब होता है और कब भारत में शक जाति आती है और कौन से क्षेत्र में सबसे पहले ये आती है। तो अगर बात की जाए प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की ये बात है, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना मानी जाती है। उस वक्त जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, भारत में अगर बात की जाए पश्चिमोत्तर क्षेत्र कौन सा हो गया, भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो बात की जाए वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो ये जो पाकिस्तान की तरफ का जो एरिया है, बात की जाए तो अपने ये जो पाकिस्तान की तरफ का एरिया है जो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र माना जाता है। और सबसे पहले जो ये शक जाति क्या आती है, इधर आती है। धीरे धीरे इस क्षेत्र पे इनके द्वारा जो क्या किया जाता है, अधिकार किया जाता है। उसी के पश्चात भारत के मध्य भाग तक ये पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान जो सातवाहन वंश के शासक हैं, इनके साथ जो इनका शासन यहाँ रहता है, उनके साथ भी क्या होता है, संघर्ष होता है। तो ये क्या है, जो मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। मूलतः शक जाति के जो शासक है, ये शक जाति जो मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जनजाति थी। बात की जाए घुमक्कड़ लोग होते ना, जैसे तुम देखते हो गाड़ियाँ लोहार अपने साथ लेकर सारा सामान चलते रहते, ऐसे ही एक जो जाति थी। अब इनमें जो क्या होता है कि उस जगह पे इनके साथ जो संघर्ष होता है, यहूची एक जाति और होती है, शक जाति और यहूची जाति में क्या होता है, वहाँ संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ। अगर तुम देखोगे किसी स्थान में जो ये लोग ज़्यादा प्राचीन समय की तुम बात देखो तो लोग निरंतर क्या करते रहते, प्रव्रजन करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और अगर बात की जाए
जो शक्तिशाली होते थे वो किसी जगह पे अधिकार करते थे तो वहाँ के लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया जाता था। यही उस समय बात की जाए तो यही व्यवस्था थी और न किसी राज्य की सीमाएं थी उस वक्त। तो बात की जाए तो उसी दौरान जो ये जाति क्या है मध्य एशिया से निकलती है। मध्य एशिया का अगर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इधर का तुम एरिया देखो तो वहीं से ये निकलती, सीरी नदी के आसपास ये रहते थे, वहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ निकलने का पहला कारण क्या होता है, इनका जो यहूची जाति होती है उनके साथ इनका क्या होता है, संघर्ष होता है। उस संघर्ष में यहूची जाति क्या होती है, जीत जाती है और यहूचियों के द्वारा इसे वहाँ से भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। 165 ईस्वी पूर्व की बात है, ठीक है। उस वक्त अगर बात की जाए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राज किसका था, तुम देखोगे कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो मिनांडर ऐसे शासक हमें नाम मिलता है, जो अगर बात की जाए तो मिनांडर है। उसके अलावा जो अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी तुम देखोगे कई शासकों के उलट सिकंदर का आक्रमण होता है। तो सिकंदर के आक्रमण के दौरान यह यूनानी शासन स्थापित हो जाता है और उसके पश्चात उसके कई गवर्नर है जो क्या करते रहते हैं, शासक गवर्नर है जो शासन करते रहते हैं इस क्षेत्र में। भारत के भूभाग में जो पहले बात की जाए पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में उन यूनानियों का शासन हमें देखने को मिलता है। तो उसी दौरान जो उनका शासन था, जब ये भारत पे आक्रमण करते हैं शक जाति, तो उस क्षेत्र में सबसे पहले इनका मुकाबला किसके साथ होता है, यूनानियों के साथ। यूनानियों को बैक्ट्रियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके साथ संघर्ष होता है और 165 ईस्वी पूर्व की बात है। 165 ईस्वी पूर्व के बाद दूसरी शताब्दी से पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। उस वक्त जो इनके द्वारा यूनानियों को शकों के द्वारा पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। अब ये जो अपने मूल निवास स्थान से निकलते हैं, जहाँ से मूल निवास स्थान से निकलते हैं वहाँ बात की जाए तो इनकी दो शाखाएं निकलती है। एक शाखा तो भारत की तरफ बढ़ती है और दूसरी शाखा की अगर बात की जाए तो ईरान की तरफ बढ़ती है। ईरान की सीमा लगती है ना पाकिस्तान से, तो एक शाखा तो क्या करती है, ईरान की तरफ चली जाती है और एक भारत की तरफ आती है। इनकी दो शाखाएं, मुख्यतः भारत में जो सीधी आने वाली शाखा होती है एक तो, और ये जो दूसरी शाखा ईरान की तरफ जाती है ये कुछ समय के पश्चात जो पुनः लौटकर भारत की तरफ आती है, ठीक है। तो ये शक जाती है अपने मूल निवास स्थान से, ठीक है। यहूचियों के द्वारा इन्हें खदेड़ा जाता है, किनके द्वारा, यहूचियों के द्वारा, ठीक है। अब ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान का क्षेत्र है अगर बात की जाए तो वहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है। और शक जाति की एक शाखा चीन की तरफ भी जाती है, ये भी माना जाता है, ठीक है। अब ये एक शाखा निकलती है, ये तो चलती ईरान की तरफ, ईरान पार्थिया यानी पर्शिया कह दो तुम, ईरान को पर्शिया भी कहा जाता था पहले, ठीक है, फारस पर्शिया। ये होते हुए जो आगे की तरफ बढ़ती है और उस क्षेत्र को शकिस्तान के नाम से भी जाना, शकिस्तान जो वर्तमान जो थोड़ा बहुत ईरान का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का क्षेत्र है उसे मिलाकर शकिस्तान के नाम से जाना जाए। शकिस्तान यानी जहाँ शक लोग, शक जाति रहती है, तो ये शकिस्तान माने जाना लगता है। और उसके पश्चात यहाँ से धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है तो पुनः भारत की तरफ लौटती है। ये फिर कंधार, बलूचिस्तान इधर बढ़ती है, ठीक है। इधर होते हुए ये सिंधु घाटी में आकर क्या करती है, बस से जाती है। दूसरी शाखा भी घूम कर किधर आ जाती है, भारत की तरफ आ जाती है, ठीक है। अब एक शाखा अन्य ये सीधी भारत की तरफ बढ़ रही थी, कहाँ से, जहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है, मध्य एशिया से डायरेक्ट भारत की तरफ आती है, ये सीधे भारत की तरफ बढ़ते हैं और कहा जाता है कि भारत के कीपिन क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। अब की का मतलब है कपिसा और जो काबुल का क्षेत्र होता है उसमें आकर ये बस जाते हैं, ठीक है। उस क्षेत्र पर अधिकार इनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा पिन यानी पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र पे सबसे पहले क्या किया जाता है, इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँचते हैं तो भारत पर पहुँचने वाली शाखा है जो बात की जाए भारत की तरफ, यहाँ भारत के विस्तृत भूभाग पे इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। और इनके द्वारा बात की जाए, इनके द्वारा जो तीसरी शताब्दी तक शासन किया जाता है और उस तीसरी शताब्दी तक ये कभी तो शक्तिशाली होते चले जाते हैं, कभी इनके शासक कमज़ोर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जब तुम देखोगे रुद्रदामन नेपाल का हमें उल्लेख मिलता है, उनके द्वारा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी को भी पराजित कर दिया जाता है। धीरे धीरे जो भारत के विस्तृत भूभाग पर ये फैल जाते हैं। तो इस तरीके से भारत में शक जाति का आगमन होता है। अब शक जाति के कई महान शासक भी होते हैं जिनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका हमें उनकी देखने को मिलती है। और शक जाति का जो संस्थापक सबसे पहला जो शासक होता है वह कौन होता है, मावेज होता है। भारत में
भारत में सबसे पहला इनका शासक कौन होता है? मावेज होता है। उसी के द्वारा जो शक साम्राज्य की स्थापना भारत में सबसे पहले की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो पश्चिमी क्षेत्र पर भारत में किस तरीके से शक जाति का आगमन होता है उसके बारे में चर्चा की है। ये मध्य एशिया के निवासी होते हैं, वहाँ से जो किन परिस्थितियों में निकलकर भारत की तरफ आते हैं और धीरे धीरे भारत के भौगोलिक जो भूभाग है उस पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ये शक जाति मूलतः इनके बीच में एक यहूची जाति वहाँ रहती है मध्य एशिया में, इनके बीच में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में ये पराजित हो जाते हैं शक जाति, और पराजित होने के पश्चात उन्हें वो स्थान छोड़कर निकलना पड़ता है। और वहाँ से जब ये निकलते हैं तो इनकी दो शाखाएं निकलती है, एक तो ईरान की तरफ जाती है और एक सीधी भारत की तरफ आती है। ईरान की तरफ जाने वाली शाखा है वो भी धीरे धीरे जो पुनः घूमकर भारत की तरफ सिंधु घाटी से जो सिंधु नदी है वहाँ आकर बस जाती है। बात की जाए कंधार बलूचिस्तान होते हुए अगर बात की जाए तो। उसके अलावा एक सीधी शाखा जो भारत की तरफ आती है जो कीपिन नामक क्षेत्र में आकर बसती है। ये विवरण हमें मिलता है। कीपिन यानी कपिसा काबुल वाला क्षेत्र, पिन पंजाब और कश्मीर वाले क्षेत्र में ये बस जाते हैं और धीरे धीरे इनके द्वारा जो भारत के विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर लिया जाता है। उसके पश्चात ये तीसरी शताब्दी की बात की जाए, लगभग जो 250-300 सालों तक अगर बात करें 300-400 सालों तक इनके द्वारा जो भारत में अपनी जो भूमिका दर्ज करवाई जाती है। उसके अलावा कभी इनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, पतन हो जाता है, कभी इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और भारत के अन्य शासकों के साथ जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से जो भारत में आकर बस जाती है। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे शक जाति के शासकों के बारे में। जो सबसे पहले भारत में पहला शासक इसका माना जाता है मावेज, इसके पश्चात होने वाले अन्य शासकों के बारे में हम जिक्र करेंगे कल की क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपके डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी अध्यापन से संबंधित कोई किसी तरह की राय या सुझाव हो वह भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।